पाठ एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली है 3 चतुर्भुजों को समझना। आज की क्लास में इस प्रश्नावली की भूमिका मतलब सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। तो आज की ये क्लास आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक समझनी है, क्योंकि गणित में किसी भी प्रश्नावली के सवालों को हल करने से पहले यदि आप लोगों ने उस प्रश्नावली का सामान्य परिचय, उस प्रश्नावली की भूमिका अच्छी तरीके से समझी है, तो आप उस प्रश्नावली के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। तो गणित में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप किसी प्रश्नावली को हल करो उससे पहले उस प्रश्नावली का सामान्य परिचय जरूर समझो। तो शुरू करते हैं। आपको समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करके जरूर बताना। देखो क्या चतुर्भुजों को समझना। बेटा आप जो ये बोर्ड देख रहे हो ये एक समतल का प्रतिरूप है। ये क्या है? समतल। और आपका जो कॉपी का पेज है वो भी क्या है? एक समतल है। अब इस समतल पर बिना पेन उठाए इस प्रकार से आकृति बनाओ। इस प्रकार से क्या बनाओ? बिना पेन उठाए आकृति अगर आप इस प्रकार से बनाते हो तो ये कहलाते हैं समतलीय वक्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं समतलीय वक्र। ठीक है, समतल पर बिना पेन उठाए इस प्रकार से आप अगर आकृतियां बनाते हो तो ये सब की सब आकृतियां क्या कहलाती हैं? समतलीय वक्र कहलाती हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो समतलीय वक्र है देखो ये अलग अलग प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहाँ पेन रखा और यहाँ से मैंने पेन चलाया और मैंने यहाँ खत्म कर दिया। तो ये वाला जो वक्र है इसे आप कहोगे खुला वक्र। क्या कहोगे बेटा? खुला वक्र। अब ये भी देखो मैंने यहाँ से पेन उठाया और यहाँ पर खत्म कर दिया, तो ये भी क्या है? एक खुला वक्र है। ठीक है, यहाँ देखो मैंने यहाँ से पेन चलाया, मैंने यहाँ लिया और फिर यहाँ ले लिया, तो ये भी क्या है? देखो यहाँ से शुरू किया और यहाँ खत्म कर दिया, तो ये भी क्या है? एक खुला वक्र है। तो आपको ये तीनों जो दिखाई दे रहे हैं ये खुले वक्र के उदाहरण है। अब देखो ये वाला मैंने यहाँ से पेन चलाया और वापस मैंने पेन यही खत्म किया, मतलब यहीं पर लाया मैं वापस, इसी जगह से शुरू किया और इसी जगह पर खत्म हुआ, तो मतलब ये क्या हो गया? ये आपके बंद वक्र हैं। ये क्या है बेटा? बंद वक्र। मतलब जिस जगह से पेन चलाया उसी जगह में वापस लेकर आया, तो ये क्या कहलाएगा? आपके बंद वक्र कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, ये बनाया और वापस इसी जगह आ गया मैं, तो ये भी आपके क्या कहलाएगा? ये भी आपके कहलाएगा बंद वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? बंद वक्र। तो समझ में आया है कि समतलीय वक्र क्या होता है? किसी भी समतल पृष्ठ पर बिना पेन उठाए इस प्रकार की आकृतियां बनाओगे तो वो आपके समतलीय वक्र कहलाता है। अब इसमें ये वाला खुला वक्र है और वो वाले क्या है? आपके बंद वक्र हैं। अब देखो बेटा ये दोनों अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। ये वाला जो बना हुआ है ये वाला जो बना हुआ है ये वक्र रेखाओं से मिलकर बने हैं। कौन सी रेखाओं से? वक्र रेखाओं से मिलकर बने हुए वक्र हैं। ठीक है, और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला और ये वाला ये दोनों बने हैं रेखाखंडों से मिलकर। अब देखो रेखाखंड क्या होते हैं और वक्र रेखाएं क्या होती हैं? इस प्रकार के आप टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाओगे तो वो वक्र रेखाएं कहलाएगी। ठीक है, और रेखाखंड क्या होते हैं? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड कहलाती है। मतलब ये रेखाखंड है, जैसे एक बिंदु ये और एक बिंदु है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा क्या कहलाएगी? रेखाखंड। फिर एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? रेखाखंड। और जो रेखाखंड होता है ना उसका माप फिक्स होता है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो आप रेखाखंड केवल 5 सेंटीमीटर का ही बना सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो रेखाखंडों से मिलकर बने हुए ये वक्र हैं और ये वक्र रेखाओं से मिलकर बने हुए ये वक्र हैं। ठीक है, अगर बेटा आपसे कहा जाए कि ये मैंने आकृति बनाई, क्या ये वक्र है? हाँ ये वक्र है, लेकिन ये कौन सा वक्र है? ये खुला हुआ वक्र है। अगर बेटा मैंने आकृति ऐसे बनाई तो क्या ये वक्र है? हाँ वक्र, तो ये वक्र है क्या? मतलब ये वक्र है क्या? ये वक्र नहीं है, क्योंकि वक्र में हमेशा ध्यान रखना जैसे यहाँ से शुरू हुआ तो यहीं खत्म हुआ। अगर इस प्रकार से कोई लाइनें कटती है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन गुजर जाती है, तो वो क्या है? आपके वक्र नहीं है। तो समझ में आ गया ये वक्र। अब देखो वक्र के बाद ये जो वक्र है, ठीक है, अब जो बंद वक्र है इसमें देखो बंद वक्र में दो भाग होते हैं। बंद वक्र में कितने भाग होते हैं? दो। जैसे ये बंद वक्र है, अब इसके दो भाग हैं, एक तो ये अंदर वाला और एक ये बाहर वाला। जो अंदर वाला भाग है उसे तो आप कहते हो अभियंतर। क्या कहते हो? अभियंतर।
और जो बाहर वाला भाग है ना बेटा, ये बाहर वाला, इसे हम कहेंगे बहिर्भाग। क्या कहेंगे? बहिर्भाग कहते हैं। अंदर वाले भाग को तो अभियंत्र कहते हैं और बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? बाहर वाले भाग को बहिर्भाग कहा जाता है। समझ में आ गया? अब इसके बाद हम बात करते हैं बहुभुज की। बहुभुज आपको बहुत आसानी से अब समझ में आ जाएगा कि बहुभुज क्या है। ठीक है, देखो दो परिभाषाएं मैं इसकी बताऊंगा, जो आपको अच्छी लगे वो आप ध्यान रखना। पहले तो देखो, सबसे पहली रेखाखंडों से मिलकर बना बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। रेखाखंडों से मिलकर बना बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। अब देखो, रेखाखंडों से, ये रेखाखंड है और इनसे मिलकर बना कौन सा वक्र? बंद वक्र। मतलब ये क्या है? कि बहुभुज है। रेखाखंड क्या हो गए? दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन रेखाखंड कहलाती है। और एक रेखाखंड ये खींच दिया, एक रेखाखंड ये खींच दिया और एक रेखाखंड ये खींच दिया, तो ये बंद हो गया। रेखाखंडों से मिलकर बना बंद वक्र क्या कहलाएगा? आपके बहुभुज कहलाता है। अब कैसे भी हो सकता है, जैसे ये वाला, ये भी देखो, ये भी एक बंद वक्र है और किससे मिलकर बना है? रेखाखंडों से मिलकर बना है, तो ये क्या कहलाएगा? आपके बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुभुज। या इसकी एक परिभाषा और भी लिख सकते हो आप, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। मतलब बहु मतलब अनेक, भुज मतलब भुजाएं। भुज मतलब क्या होती है? भुजाएं। मतलब 3 या 3 से अधिक भुजाओं, या रेखाखंड भी लिख सकते हो, भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। समझ में आ गया? देखो, अगर दो रेखाओं से या दो भुजाओं की बात करें, जैसे एक लाइन ये एक लाइन ही, तो आकृति बंद होगी ही नहीं। आकृति बंद होगी 3 रेखाओं से, तो 3 या 3 से अधिक रेखाओं से मिलकर या भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। तो आप दो परिभाषाएं देख सकते हो, तो ये वाली परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स में भी यही है। तो रेखाखंडों से मिलकर बना बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। अब बेटा, इन्हीं रेखाखंडों के आधार पर बहुभुज के अनेक प्रकार हैं। जैसे अगर 3 रेखाखंडों से मिलकर बना है या 3 भुजाओं से मिलकर बना है, तो वो होता है आपके त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज होता है। ठीक है। अगर 4 रेखाखंडों से मिलकर बना है, तो वो होता है आपके चतुर्भुज। और इस चैप्टर में आप इसी के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ोगे। ठीक है। अगर 5 रेखाओं से मिलकर बना है, 2, 3, 4, 5, तो वो कहलाता है पंचभुज। क्या कहलाता है? पंचभुज। अगर 6 रेखाओं से मिलकर बना है, 6 रेखाओं से ऐसे, तो वो कहलाता है आपके षष्ठभुज। क्या कहलाता है? षष्ठभुज। इसी प्रकार 7 रेखाओं से मिलकर बना है तो सप्तभुज, 8 रेखाओं से मिलकर बना है तो अष्टभुज। ठीक है। तो ये भुजाओं के आधार पर इस बहुभुज का क्या है? वर्गीकरण है। इसके प्रकार हैं 3 तो त्रिभुज, 4 से चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तमभुज, ऐसे आगे तक भी आप और बना सकते हो। ठीक है। समझ में आई ये चीजें? बेटा देखो, यहाँ पर या तो आप इनको भुजाओं पर कह दो या शीर्ष कह दो। ये वाला, ये क्या कहलाएंगे? इसके शीर्ष, और ये क्या कहलाएंगे? इसकी भुजाएं कहलाएंगी। तो 3 शीर्षों से या 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। और ये चतुर्भुज 4 हो गया, पंचभुज 5 हो गया। ठीक है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है आपके विकर्ण। अगला जो पॉइंट है वो क्या है बेटा? इसमें विकर्ण है। उतार लेना इनको आप लोग। अगला जो पॉइंट है वो आपके विकर्ण। अब देखो, विकर्ण क्या है? विकर्ण ध्यान से समझ लेना। कोई भी आकृति है, जैसे बहुभुज है, कोई भी क्या है? बहुभुज। जैसे मान लो ये ले लिया मैंने बहुभुज। ठीक है। ये एक बहुभुज है। इस बहुभुज के 2 शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। 2 शीर्ष, ये वाला शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है और ये भी शीर्ष है। 2 शीर्ष, मतलब इस शीर्ष और इस शीर्ष को अगर मैं मिला दूं, तो ये वाली जो लाइन है ये क्या कहलाएगी? आपके विकर्ण कहलाएगी। अगर इस शीर्ष और इस शीर्ष को भी मैं मिला दूं, तो ये वाली लाइन भी आपकी क्या कहलाएगी? विकर्ण कहलाएगी। आसन्न शीर्षों को नहीं मिलाना है।
आसन शीर्ष मतलब लगातार दो शीर्ष, जैसे ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष आसन शीर्ष है, इन दोनों को हम नहीं मिला सकते। आसन शीर्षों को छोड़कर और जो शीर्ष है उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? विकर्ण कहलाएगी। अगर मैं यहाँ त्रिभुज लूं, देखो त्रिभुज, तो त्रिभुज में ये वाला शीर्ष, ये शीर्ष और ये शीर्ष, देखो ये दोनों कौन से शीर्ष है? आसन शीर्ष, मतलब इन दोनों को नहीं मिला सकते। ये दोनों कौन से शीर्ष है? आसन शीर्ष, इनको भी नहीं मिला सकते। ये दोनों कौन से शीर्ष है? आसन शीर्ष, इनको भी नहीं मिला सकते। इसका मतलब हम त्रिभुज में विकर्ण नहीं खींच सकते, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। अगर मैं बात करूं पंचभुज की, ये पंचभुज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी शीर्ष, ये और ये सबके सब आपको शीर्ष दिखाई दे रहे हैं। अब दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, आसन शीर्षों को छोड़कर, ये दोनों आसन शीर्ष से, मतलब इन दोनों को नहीं मिलाना है। आप इससे इसको मिला सकते हो, इससे इसको मिला सकते हो, इससे इसको मिला सकते हो, यहाँ मिला सकते हो। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं अंदर ये लाइनें, ये बेटा ये क्या है? विकर्ण है। ये क्या है? विकर्ण। तो परिभाषा लिख सकते हो, बहुभुज, बहुभुज में दो शीर्षों फर्स्ट में लिख सकते हो, आसन शीर्षों को छोड़कर मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। तो बहुभुज में दो शीर्षों यानी कि आसन शीर्षों को छोड़कर मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? विकर्ण। आसन शीर्ष समझ में आ गया? लगातार दो शीर्षों को क्या कहेंगे हम? आसन शीर्ष कहते हैं। तो ये आपके क्या हो गया? विकर्ण हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुभुजों के प्रकार। बहुभुज आपके 4 प्रकार के हैं। बहुभुज कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। अगर आप भुजाओं के आधार पर या शीर्षों के आधार पर देखते हो तो बहुभुज आपके अनेक प्रकार के, जैसे अभी बताया त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, ऐसे। लेकिन जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको इसमें पढ़ना है वो देखो ध्यान देना है इसके। हम पढ़ेंगे बहुभुज के प्रकार, बहुभुजों के प्रकार। ठीक है बेटा, ध्यान से समझ लेना। 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले है आपके अवतल बहुभुज, फिर है उत्तल, जैसे उत्तल ले लो, उत्तल बहुभुज, ठीक है। दूसरे नंबर पे हैं आपके अवतल, ठीक है, अवतल बहुभुज, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आपके समबहुभुज, समबहुभुज, ठीक है, समबहुभुज। और फिर अगला है आपके विषम बहुभुज, विषम बहुभुज, ठीक है। ध्यान से समझना इधर। सबसे पहले है आपके उत्तल बहुभुज, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ऐसा बहुभुज जिसके प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटे हो। ऐसे बहुभुज जिसके प्रत्येक कोण क्या हो, 180 डिग्री से छोटे हो। जैसे मान लो मैंने ये आकृति आपके सामने बनाई, ये क्या है, एक बहुभुज है। अब बेटा देखो इसमें ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला, ये जो चारों कोण है वो 180 डिग्री से कम है। 180 डिग्री से क्या है, कम है। इसका मतलब ये कौन सा बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है। कौन सा बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, जिस बहुभुज के प्रत्येक कोण, समझ में आ रहा है ना, लिख रहा हूं, जो प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो वह बहुभुज क्या कहलाता है, उत्तल बहुभुज कहलाता है। आगे समझ में। अवतल बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसका एक कोण कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो। एक कोण कम से कम क्या हो, 180 डिग्री से ज्यादा हो। जैसे देखो ये वाला जो कोण है ना वो 180 डिग्री से अधिक होता है, क्योंकि देखो ये यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये पूरा 180 होता है। ये पूरी जो लाइन है सीधी वो 180 होता है। अब देखो ये लाइन ऐसे हो गई, मतलब ज्यादा हो गया ना। 180 डिग्री से अगर ज्यादा है एक कोण, एक दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो क्या कहलाता है, आपके अवतल बहुभुज कहलाता है। तो क्या लिखोगे, जिस बहुभुज में कम से कम
एक कोण 180 डिग्री हो, क्या कहलाता है वो कहलाता है अवतल बहुभुज। आगे समझ में एक परिभाषा और भी दे सकते हो आप इनकी, क्या? ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण अंदर हो, जिसके सभी विकर्ण कहाँ हो? अंदर। देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बनाऊं तो ये विकर्ण है, यहाँ से यहाँ तक बनाऊं तो ये विकर्ण है, सभी विकर्ण अंदर हो वो कहलाता है उत्तल बहुभुज। क्या कहलाता है? उत्तल बहुभुज। तो आप परिभाषा ये भी लिख सकते हो, जिस बहुभुज के सभी विकर्ण अंदर हो, अंदर की तरफ हो, अंदर ही है ना, वो क्या कहलाता है? उत्तल बहुभुज कहलाता है। और जिस बहुभुज के कम से कम एक विकर्ण बाहर हो, देखो ध्यान देना इधर, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो ये क्या है? विकर्ण बन जाएगा। तो ये विकर्ण कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है, बाहर। तो जिसमें विकर्ण बाहर आ जाए वो क्या कहलाता है? आपके अवतल बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज कहलाता है। समझ में आ गया? जिसका विकर्ण बाहर वो अवतल, जिसका विकर्ण अंदर वो क्या कहलाता है? उत्तल कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सम बहुभुज की। देखो सम मतलब समान, बहु मतलब अनेक, भुज मतलब जिस बहुभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण समान हो वो क्या कहलाता है? सम बहुभुज कहलाता है। जैसे देखो मैंने यहाँ ये आकृति बनाई, क्या आकृति बनाए, अब ये जो आकृति है इसमें ये वाली भुजा और ये वाली तीनों भुजाएं बराबर है, और साथ ही ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोण भी बराबर है। जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो वो कहलाता है समबाहुभुज। अगर देखो ये तो क्या है? ये कौन सा त्रिभुज है बेटा? ये है समबाहु त्रिभुज। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और क्या अपना वर्ग, देखो वर्ग ले सकते हो, वर्ग, ये वाला वर्ग है, वर्ग, ठीक है ना। देखो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये भी क्या है? कि समबाहुभुज है। ये भी क्या है? कि समबाहुभुज है। तो क्या परिभाषा लिख सकते हो? जिस बहुभुज की सभी भुजाएं व कोण बराबर हो क्या कहलाता है? समबाहुभुज कहलाता है। ठीक है, अब देखो विषम नाम से, जिसकी सभी भुजाएं, इसका जस्ट उल्टा, और सभी कोण बराबर नहीं हो, जैसे मैं आकृति बनाई ऐसे, ठीक है ना। तो ये वाली भुजा अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तीनों अलग है, और ये वाला कोण अलग, ये वाला कोण अलग और ये वाला कोण अलग अलग है। जैसे कोई सी भी और बना लो, चतुर्भुज बना लो, कोई कैसा भी, ये सब अलग अलग है। तो वो क्या कहलाएगा? आपके क्या कहलाएगा? वो विषम बहुभुज कहलाएगा। तो परिभाषा क्या लिखोगे? जिस बहुभुज की सभी भुजाएं व कोण क्या हो? बराबर नहीं हो, क्या कहलाता है? विषम बहुभुज कहलाता है। आगे समझ में? तो बहुभुज कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। उत्तल, जिसके सभी प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो या फिर जिसके विकर्ण अंदर बनते हो वो उत्तल बहुभुज होंगे। अवतल, जिस बहुभुज का एक कोण कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो वो क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज कहलाता है। या जिस बहुभुज में विकर्ण बार बनते हो वो क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज कहलाता है। सम, जिसके सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हो वो सम कहलाएगा। विषम, जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर नहीं हो वो क्या कहलाता है? विषम बहुभुज कहलाता है। आगे बेटा समझ में? अब देखो अगला जो पॉइंट है, कोण युग्म गुणधर्म। कोण युग्म गुणधर्म क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180। अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो इसमें क्या करेगा? आपको 3 कोण दे देगा। जैसे ये वाला दे दिया 60, ये दे दिया 75, ये दे दिया आपको 60, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? चारों को जोड़कर किसके बराबर रख देंगे? 360 के बराबर। जैसे x प्लस 60 प्लस 60 प्लस 75 और बराबर में कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। तो हम यहाँ से इस कोण का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इन सबको जोड़कर उधर पक्षांतर कर देंगे तो इस कोण का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो बेटा, कोई सा भी बहुभुज हो, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, कोई सा भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है बेटा?
360 डिग्री। जैसे मान लो कि बाह्य कोण क्या होते हैं, जैसे ये त्रिभुज है और इसकी भुजा को मैंने इधर आगे बढ़ाया, तो ये वाला जो कोण बना यहाँ पर, ये बाह्य कोण है। और इस भुजा को मैंने इधर आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर जो ये कोण बना ये बाह्य कोण है। और इस भुजा को मैंने इधर आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो कोण बना ये बाह्य कोण है। तो कोई सी भी आकृति हो, कोई सा भी बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। जैसे मान लो कि ये एक चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसमें इसको बढ़ाया तो ये बाह्य कोण बन गया, इसको बढ़ाया तो ये बाह्य कोण बन गया, इसको बढ़ाया तो ये बाह्य कोण बन गया, और इसको बढ़ाया तो ये बाह्य कोण बन गया। तो इन सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, आकृति कोई सी भी हो, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो अगला जो पॉइंट है वो है आपके, इसका देखो समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग। अगर आपको समबाहुभुज दे रखा है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, उसके अंतः कोणों का योग निकालना हो, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र आपको ध्यान में रखना है। वो कैसे ध्यान में रखना है? ध्यान से समझ लेना। तो सूत्र है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे सूत्र क्या है देखो, पहले लिख देता हूं मैं। समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग समबाहुभुज में केवल, ठीक है ना। सूत्र होता है n माइनस 2 गुणा 180, n माइनस 2 गुणा 180, ठीक है ना। अब देखो यहाँ जो n है, n बराबर होती है भुजा, इनका मान, इनका मतलब क्या होता है? भुजा होता है। अब जैसे मैं बात करूं त्रिभुज की, आपको भी मैं बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? अंदर वाले कोणों का योग 180 होता है। वो कैसे निकालेंगे देखो, देखना। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3, 1, 2, 3 भुजाएं हैं। n की जगह 3 माइनस 2 और गुणा 180। 3 में से 2 गया तो 1 गुणा 180। 1 को 180 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 180 आएगा। आया ना। अगर हम चतुर्भुज की निकालें, जैसे ये चतुर्भुज है, ठीक है। अब चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं? 4। तो देखो यहाँ n की जगह 4 माइनस 2 गुणा 180। अब 4 में से 2 गया तो 2 गुणा 180। अब 2 से भाग करो, तो 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा आपके? मतलब 2 से गुणा करेंगे, सॉरी 180 गुणा करेंगे 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। तो समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र है n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री होता है। अब समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप ज्ञात करना है। जैसे मान लो कि ये वर्ग है, ठीक है ना। अब प्रत्येक अंतः कोण का माप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप। ये तो सभी अंतः कोण का माप, अब ये अलग अलग प्रत्येक का करना है। तो उसके लिए सूत्र है n माइनस 2 इंटू 180 और भाग लगाना है आपको n का। n मतलब भुजा। अब जैसे मान लो कि ये क्या है? वर्ग है, वर्ग। अब वर्ग में आप जानते हो सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 का होता है। अब हम ये कैसे निकालेंगे? देखो इस सूत्र से, n का मतलब भुजा। कितनी भुजाएं हैं? 4। ये 4 माइनस 2 गुणा 180 और भाग में n का मतलब भी कितनी भुजाएं हैं? 4। तो ये 4 आ जाएगा। देखो 4 में से 2 गया तो 2 और 2 को 180 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 360 बटा 4। अब 4 का भाग दो, 9 का 36, 90 आ जाएगा। मतलब प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। आया समझ में? तो इनको आप ध्यान से समझे, ठीक है ना। उतारो पहले इनको। अब आपके चतुर्भुज के प्रकार, बहुभुज अच्छे समझ में आ गया। अब देखो चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। अब चतुर्भुज भी एक प्रकार का क्या है? बहुभुज ही है। देखो ध्यान देना, इधर इसके प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज, ठीक है बेटा। अब देखो क्या होता है समलंब चतुर्भुज, चित्र से समझाता हूं मैं। मैंने एक चतुर्भुज बनाई ये वाला, ठीक है। अब इस चतुर्भुज में क्या है बेटा? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है। ये दोनों रेखाएं क्या है आपके? समांतर। ये वाला जो चिन्ह लगाया मैंने, ये समांतर के लिए है, ठीक है। अब समांतर से मतलब क्या है?
इन दोनों रेखाओं के बीच का जो अंतर है वो समान है हर जगह से। मतलब इन दोनों लाइनों को आप आगे बढ़ाओगे ना, आगे बढ़ाते बढ़ाते कहीं भी ले जाओ, दिल्ली, बंबई, पाकिस्तान, कहीं भी, ये दोनों लाइनें कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। तो ऐसी लाइनें कहलाती है आपके समांतर रेखाएं। ठीक है, अब ये दोनों देखो, अगर मैं इन दोनों लाइनों को आगे बढ़ाऊं तो ये दोनों लाइनें आगे कहीं न कहीं जाकर ये दोनों मिल जाएगी, और जब ये दोनों मिल जाएगी तो ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। अब देखो यहाँ इसका नाम दे दिया मैंने ए, बी, सी और डी। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाओं का केवल एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो, वो क्या कहलाता है, समलम चतुर्भुज कहलाता है। परिभाषा नोट कर सकते हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब देखो इसको गणित में कैसे लिखते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, आपके समांतर हैं, मतलब इसका नाम तो है ए बी, ये समांतर का चिन्ह, और इसके समांतर क्या है, डीसी है। तो ए बी समांतर क्या हो गए आपके, डीसी हो गई। ये हो गया आपके समलम चतुर्भुज। आगे समझ में। अब देखो ये अगला वाला पतंग। पतंग क्या होता है, पतंग में 4 भुजाएं होती है। पतंग देखा है ना, पतंग, उसमें भी कितनी भुजाएं होती है, 4 होती है। देखो पतंग में 4 भुजाएं होती है, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखो विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, इसके जो विकर्ण है, अब विकर्ण हम पता है कैसे बनाते हैं, एक विकर्ण तो ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। लंब होते हैं मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण बनाते हैं। कितने डिग्री कोण बनाते हैं, मतलब ये वाला विकर्ण इस पर 90 डिग्री कोण बनाएगा, और ये वाला विकर्ण इस पर यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण या समकोण। ठीक है, अब देखो आसन्न भुजाओं का योग बराबर होता है। आसन्न भुजाएं मतलब लगा, जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों का जोड़ बराबर होगा। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, आसन्न भुजाओं का जोड़ क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, भाजित मतलब भागों में, मतलब ये वाला विकर्ण इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, और ये वाला विकर्ण इसको भी 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पतंग। क्या हुआ, पतंग में 4 भुजाएं होती हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, मतलब 90 डिग्री कोण बनाते हैं। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को क्या करता है, समान भागों में बांटता है, और इसकी जो आसन्न भुजाएं हैं, लगा 2 आसन्न भुजाएं हैं, उनका योग क्या होता है, आपके बराबर होता है। ठीक है, ये पतंग है। अब देखो आगे समांतर चतुर्भुज, ध्यान से समझना। देखो मैं चित्र समझाता हूँ, ये मैंने कोई आकृति बनाई है ऐसी। ठीक है, नाम दे दे मैंने ए, बी, सी और डी। इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है। अभी मैंने बताया था कि ये चिन्ह किसके लिए, समांतर के लिए, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी आपके क्या है, समांतर है। देखो मैंने यहाँ डबल क्यों लगाए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये वाली इसके समांतर है और सिंगल से ये वाली इसके समांतर है। ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, ये बराबर के लिए हो गया, और ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये इन दोनों बराबर के लिए हो गया। ध्यान देना, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो और बराबर हो वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखो सबसे पहले सम्मुख भुजाएं समांतर वो बराबर होती है, ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। तो परिभाषा कैसे लिखोगे, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर भी हो और बराबर भी हो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। सम्मुख कोण बराबर और इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। ठीक है ना, तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण देखो, एक विकर्ण ये, ठीक है, और एक विकर्ण ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ये वाला जो विकर्ण है इसको 2 भागों में बांटेगा, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और इसी प्रकार ये वाला जो विकर्ण है ये भी 2 बराबर भागों में बटेगा, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा। अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। तो विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये क्या होगा, आपके समांतर चतुर्भुज।
अगर आप इसको गणितीय भाषा में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? ए बी समांतर किसके हैं? डीसी के। और इसी प्रकार ये BC समांतर किसके हैं? AD के। ये तो सम्मुख भुजाएं समांतर, ठीक है। अब बराबर भी है सम्मुख भुजाएं, तो क्या लिखोगे? AB बराबर किसके हैं? DC के। और इसी प्रकार ये BC बराबर किसके हैं? AD के, ठीक है। और सम्मुख कोण बराबर मतलब कोण A बराबर किसके हैं? कोण C के। कोण B बराबर किसके हैं? कोण D के, ठीक है ना, कोण D के। ये आपको इस प्रकार से लिख सकते हो। और एक चीज और, लगातार दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन्न, लगातार दो कोण है ना, तो वो आपके आसन्न कोण कहलाएंगे। तो इस कोण और इस कोण का योग कितना होता है? 180। मतलब ऐसे कोण A प्लस कोण B का योग कितना होता है? 180। इसी प्रकार ये वाला और ये वाला भी आसन्न कोण है, इन दोनों का योग भी कितना होता है? कोण B प्लस कोण C का योग भी होता है 180 डिग्री। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लगातार दो या आसन्न कोणों का योग कितना होता है? आपके 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज समझ में आ गया? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी हो समांतर भी हो, क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसके गुण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। और गणित में हम ऐसे लिखेंगे। अब देखो सम चतुर्भुज, सम मतलब समान, चतुर मतलब चारों, भुज मतलब भुजाएं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। देखो यहाँ पर ये मैंने चतुर्भुज बनाया, ठीक है। अब इसकी चारों भुजाएं समान है, मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है। नाम दे मैंने A B C और D, मतलब AB बराबर है BC बराबर है DC बराबर है AD। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, सभी भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? आपके सम चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? सम चतुर्भुज। और साथ ही आमने सामने भुजाएं समांतर भी है। ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर, ठीक है ना। तो ऐसे भी AB किसके समांतर हैं? DC के। और ये BC किसके समांतर हैं? BC किसके समांतर हैं? AD के। तो देखो सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर, ठीक है। सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समांतर, मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर। इन दोनों को आप आगे बढ़ाओगे तो ये कभी भी नहीं मिलेगी, इन दोनों को भी आप आगे बढ़ाओगे तो ये भी कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और देखो क्या लिखा है? और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर, मतलब इसके सभी कोण भी बराबर ही लिख लो आप। तो सभी भुजाएं बराबर है ना, तो सभी कोण भी क्या होंगे? आपके बराबर होंगे। अब देखो विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। देखो एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये, ठीक है बेटा। जब ये दोनों विकर्ण है ना, एक दूसरे को यहाँ पर 90 डिग्री पर काटते हैं। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, मतलब कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री होते हैं। जब ये विकर्ण एक सम चतुर्भुज में, केवल सम चतुर्भुज में ये विकर्ण एक दूसरे पर कितने डिग्री कोण बनाते हैं? 90 डिग्री कोण बनाते हैं। और ये परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं, मतलब इसको ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है, ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होता है? आपके बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सम चतुर्भुज। अब बेटा इसके बाद दो और है, एक तो है आयत और एक है वर्ग। वो भी आपको समझने हैं क्योंकि वो भी आपके चतुर्भुज ही हैं, क्योंकि उनमें भी आपकी कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। तो देखो सबसे पहले हैं आपके वर्ग। देखो वर्ग क्या होता है वो ध्यान देना। ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं क्या हो? बराबर। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली, सभी बराबर है। जैसे A B C और D। अब देखो सभी भुजाएं बराबर तो सम चतुर्भुज की भी है, ठीक है। और वही नियम, सम्मुख भुजाएं समांतर भी है। ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर, सम्मुख भुजाएं समांतर भी है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। प्रत्येक कोण इसमें 90 डिग्री है, जबकि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है। तो वर्ग किसे कहेंगे? ऐसा चतुर्भुज, ये चतुर्भुज ही है क्योंकि 4 भुजाएं हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। तो इसके गुण लिख लोगे, क्या लिखोगे? सभी भुजाएं बराबर, ठीक है ना। नंबर 2, सभी कोण क्या होते हैं?
समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। और देखो इसके जो विकर्ण हैं, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने पर काटते हैं? 90 डिग्री पर संधि, लंब संधिभाजित करते हैं। नंबर 3, विकर्ण क्या करते हैं? विकर्ण करते हैं लंब समद्विभाजक। क्या करते हैं बेटा? लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री कोण बनाते हैं और समद्विभाजक का मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। ये वाला भाग इसके बराबर, ये वाला भाग इसके बराबर। ये क्या हो गया? आपके वर्ग हो गया। अब देखो आपके हैं आयत। अब देखो आयत क्या होता है, ध्यान देना। ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर हो। अब सम्मुख भुजाएं तो आपके समांतर चतुर्भुज की भी बराबर थी। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसमें प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री, जबकि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। तो आयत की क्या है बताओ, बताओ विशेषता। सम्मुख भुजाएं क्या होती है? सम्मुख भुजाएं होती है आपके बराबर, ठीक है। नंबर 2, प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। और देखो इसके ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। नंबर 3, विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं बराबर, मतलब अगर ये 10 का है ना तो ये भी कितने का होगा? 10 का होगा। नंबर 4, विकर्ण संधिभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं? विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित, संधिभाजित मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। अगर ये हिस्सा 5 है तो ये भी 5 होगा, ये वाला हिस्सा 6 है तो ये भी 6 होगा। विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया वर्ग और आयत। तो ये आपके सभी चतुर्भुजों के प्रकार समाप्त होते हैं और इसका सामान्य परिचय समाप्त होता है। मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके, व्हाट्सएप करके आप बता सकते हो, ठीक है। आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया, वो आप मुझे जरूर बताइएगा।